जय हिंद। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज की इस वीडियोज़ में अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेज पढ़ेंगे। स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को सही सही नहीं बना पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी अपठित गद्यांश को आसानी से हल कर सकते हैं। जानते हैं ये अपठित गद्यांश है क्या? गद्य या काव्य। गद्य या काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश या पद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश या काव्यांश पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य छात्रों की स्टूडेंट्स की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। अपठित गद्यांश या काव्यांश पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है। यह अंश साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से लिया जाता है। यह अंश यानी गद्यांश या पद्यांश जो है साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से लिया जाता है और क्वेश्चन दे दिया जाता है। उसके बाद अपठित गद्यांश या काव्यांश पर बेस्ट आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, दिए गए गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ना चाहिए। कितने बार? 2-3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद 2, गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए। गद्यांश या पद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। 3, प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखने चाहिए। ये तो हुआ सामान्य नियम। तेजी के साथ बनाने के लिए फर्स्ट ट्रिक क्या है? सीधा प्रश्नों पर आना है। जो प्रश्न होगा उस पर आना है। प्रश्न का हल मिलने पर उसको अंडरलाइन करना है। गद्यांश में या पद्यांश में जो प्रश्न का आंसर मिलने वाला है उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद 3, पहले प्रश्न का हल पंक्ति पहले या दूसरे में मिल जाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो पैराग्राफ फर्स्ट या सेकेंड में मिल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त ये ट्रिक है। उसके बाद शीर्षक वाला प्रश्न का हल अंत में मिल सकता है या जिस शब्द के जिस बिंदु के इर्द गिर्द वो गद्यांश घूमता है वही उसका शीर्षक होता है। ये जो है बोर्ड एग्जाम्स ओरिएंटेड अपठित गद्यांश हैं। 10th या 12th में जैसे साहित्यिक या वर्णनात्मक से 20 अंक के गद्यांश पूछ लिए जाएंगे। तो बनाने का 2 तरीका मैंने बताया, एक सामान्य तरीका और एक फास्ट ट्रिक। तो चलिए क्वेश्चन लेके इसमें देखेंगे। और इस वीडियो को आप यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो में कमेंट करें नीचे में। तो दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले साहित्यिक अपठित गद्यांश 12 अंक में पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है 2021 में भी आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में। तो 2021 के हिसाब से अगर आप चलें तो वर्तमान में जो अपठित गद्यांश पूछे जाने वाले हैं इस तरीके से, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। यानी 5 प्रश्न होंगे, 1-2 अंक के हैं तो 5 दूनी 10 अंक के। एक गद्यांश को हल करने के बाद 10 अंक आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 अपठित गद्यांश होंगे जिसमें से आपको पहले 1 बनाना है। 1 नंबर में 1 बनाना है, फिर अगला नंबर जो होगा उस 2 में से भी 1 बनाना है। तो 1 नंबर का जो अपठित गद्यांश है इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे। फिलहाल हम आपको 1 समझाते हैं, हालांकि आपको 1 ही बनाना है 1 नंबर से। तो क नंबर में इस तरह से हो सकता है गद्यांश।
पढ़ते हैं। और उससे पहले यहाँ पर जो आपने देखा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए पढ़ते हैं। तरीका क्या था, पहला तरीका क्या था गद्यांश का, 2-3 बार पढ़ना है वो सामान्य तरीका में। तो चलिए एक बार पहले देखते हैं। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे या भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह प्रश्न है उन पक्षपाती से। यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नहीं नष्ट कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। अभिप्राय यह कि दूसरी भाषाओं के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी हिंदी ही बनी रही या नहीं, बिगड़ कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही है। यह तो समान तरीका से एक बार पढ़ा गया और सामान्य में क्या है 2-3 बार पढ़ने के लिए। तो आप क्या करेंगे, 2-3 बार अवश्य पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न क्या हैं। दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा। इसी गद्यांश से क्वेश्चन यहाँ पर है। क नंबर का पहला, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दें। देखिए इसका आंसर को अभी हम यहाँ पर छुपा देते हैं। आपको बताना है इसका शीर्षक क्या होगा। आप बताइए। आपने सुना होगा अभी जो मैंने पढ़ा कि यह जो गद्यांश है वो हिंदी के बारे में है, हिंदी भाषा के बारे में। तो एक तो यहाँ पर संभावना है कि हिंदी आप लिख देंगे। हिंदी सजीव भाषा या निर्जीव भाषा ये आपने शुरू में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हैं हिंदी क्या है, सजीव भाषा है, ये भी आप दे सकते हैं। वैसे आप हिंदी की सजीवता भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा शीर्षक में हिंदी की सजीवता, क्योंकि हिंदी सजीव भाषा है, ये आपने उस गद्यांश में सुना। दूसरा प्रश्न है, सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है? बताइए, सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है? जो भाषा क्या हो, मृत नहीं हो। यह तो अपने शब्दों में हम कहें, लेकिन इस गद्यांश के माध्यम से क्या बोल सकते हैं? सजीव भाषा से तात्पर्य है अन्य भाषाओं के उपयुक्त शब्दों को अपने में समाहित करना। इतनी क्षमता है हिंदी भाषा में कि दूसरी भाषाओं के जो उपयुक्त शब्द हैं, जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, उन्हें अपने में समाहित कर लेती है। इसीलिए ये सजीव भाषा है और मृत भाषा में ये संभव नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? इससे पहले आपने गद्यांश में देखा होगा, सुना होगा, हिंदी में न्यू वर्ड्स का आगमन क्यों उचित है। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदी में नए शब्दों के आगमन से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, और वृद्धि वाली आप लाइन देखे होंगे। हिंदी भाषा में नए शब्दों के आगमन से हिंदी भाषा अपनी वृद्धि कर रही है। क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है, ग्रोथ कर रही है। इसलिए आगमन उचित है। हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न क्या है? हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यह ध्यान रखना चाहिए
कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे तथा भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट या बाधा पैदा न करे। इस लाइन को भी आप सुने होंगे, एक बार फिर से उत्तर। यह ध्यान रखना चाहिए आपको कि वह विभिन्न जातियों के जो म्यूचुअल रिलेशन है, पारस्परिक संबंध है, को न होने दे, है ना, जातियों के, विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे तथा जो भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया उसमें कोई बाधा पैदा न हो, सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा न करे। यह ध्यान आपको रखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की विशुद्धता क्या है? और विशुद्धता वाली भी लाइन आप जो है पढ़े होंगे, सुने होंगे। भाषा की विशुद्धता क्या है? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं। यह जो प्रश्न है अंगा नंबर का, अन्य भाषाओं के सम्मिश्रण के कारण अपने स्वरूप को नष्ट न करे। यही क्या है? विशुद्धता है। शुद्ध तो है ही, उसमें वी लग गया, विशेष रूप से शुद्ध। यानी अन्य भाषाओं के जो सम्मिश्रण होते हैं वो जो इसमें आती हैं के कारण अपने स्वरूप को, अपना जो उसका क्या है महत्व है, उसका जो रूप है, स्वरूप है, उसको नष्ट न करे, वो कायम रहे। तो मूल रूप से आप आंसर यहाँ पर खोज लेंगे कि अन्य भाषाओं के सम्मिश्रण के कारण अपने स्वरूप को नष्ट न करे। यही क्या है? भाषा की विशुद्धता है। हिंदी भाषा की किस विशेषता को दोष नहीं गुण माना गया है? हिंदी भाषा की किस विशेषता को दोष नहीं गुण माना गया है ना? ये पंक्ति भी आप देखे होंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। हिंदी भाषा की अन्य भाषाओं के शब्द को ग्रहण करने की विशेषता को, यानी कि क्या कह रही यहाँ पर, हिंदी भाषा की अन्य भाषाओं के शब्द को ग्रहण करने की विशेषता। हिंदी जो है दूसरी भाषाओं से जो शब्द को अपने में ग्रहण करती है, वो जो विशेषता है उसको दोष नहीं मान सकते, उसको गुण माना गया है। यह क्या है? हिंदी भाषा की गुण है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से अपठित गद्यांश आपके लिए छूमंतर हो जाएगा। यह तो था सामान्य तरीका से संबंधित प्रश्न उत्तर, तो वही है। अब इसको हम फास्ट ट्रिक से भी समझ सकते हैं। चलिए सेकेंड रूल से बनाते हैं। उसमें हमने फास्ट ट्रिक बताया था। उसमें क्या था कि जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है और डायरेक्ट गद्यांश में चलना है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दें, तो हमको क्या करना है? डायरेक्ट शीर्षक पे बात करना है। तो चलिए पहुंचते हैं। क्या है? हमारी हिंदी सजीव भाषा है, और सजीव भाषा का जो गुण है वो यहाँ पर जो है मेंशन किया जाएगा आगे। सजीव भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं वे आगे बताई जाएंगी। तो एक शीर्षक तो यहाँ से तुरंत बन सकता है कि हिंदी सजीव भाषा है। अपने शब्दों में आप यहाँ पर समझ लिए, या इसको और जो है आप सजा सकते हैं, हिंदी की सजीवता। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट क्या ढूंढे? शीर्षक। और शीर्षक में आपको पता चल गया होगा, एक बार जो पढ़े होंगे दोबारा तिबारा नहीं पढ़ना है। तो डायरेक्ट शीर्षक किसके बारे में है? वही है। तो हिंदी सजीव भाषा है या हिंदी की सजीवता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट या फिर फास्ट ट्रिक से। दूसरा क्वेश्चन था, सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है? सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है? तो चलिए इसको भी देखते हैं। सजीव भाषा से तात्पर्य का मतलब क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि यह भाषा हिंदी अन्य भाषाओं के जो उपयुक्त शब्द होते हैं, उसमें अन्य भाषाओं के जो शब्द होते हैं उन्हें यह ग्रहण कर लेती है और ग्रहण कर अपने में समाहित कर लेती है। यानी यहाँ से जो हमने यहाँ पे क्या किया है, पॉइंट किया है कि शब्द ग्रहण किए हुए हैं। मतलब हिंदी जो है अरबी, फारसी इत्यादि यानी अन्य भाषाओं से क्या करती है? अन्य भाषाओं से उपयुक्त शब्दों को अपने में क्या करती है? समाहित कर लेती है। इसी कारण जो है वो सजीव भाषा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? नए शब्दों का आगमन
क्यों उचित है? क्योंकि वृद्धि करने की बात वहां पर की गई थी। तो चलिए ढूंढते हैं। तो गौ नंबर का उत्तर जानते हैं। देखिए क्या था कि हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित क्यों है? क्योंकि हिंदी क्या कर रही है? हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। नए शब्दों के आगमन से आने से अपनी वृद्धि कर रही है, इसीलिए आगमन जो है उचित है। मिल गया ना? वृद्धि जो है यहाँ पर आगमन से रिलेटेड जो बात थी उसे मैच कर रही है। उसके बाद है हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर नए शब्द को अपनाना है हिंदी में? तो चलिए जानते हैं। इस तरह का वाक्य आप जो है देखे होंगे कि ध्यान से आप समझ लीजिए। पारस्परिक संबंध, जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे तथा भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा न होने दे। यानी कि जो भाषा की जो पक्षपाती हैं, भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है। क्या है यह शक्ति? कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे। विभिन्न जातियों में जो पारस्परिक संबंध होती हैं, आपसिक संबंध होते हैं, उसको न होने दे, ये क्षमता है उनमें। क्या? कि यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे या भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा न होने दे। तो इस तरह से देखना है कि कौन सी पंक्ति किस क्वेश्चन से मैच कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, भाषा की विशुद्धता क्या है? भाषा की विशुद्धता क्या है? भाषा की विशुद्धता शुद्ध तो है, उसमें भी विशेष रूप से शुद्ध है। तो इसके लिए क्या होती है? इसकी महत्व होती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से लग रहा है कि हमारी भाषा यानी हिंदी जो है अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है। यानी कि हिंदी भाषा अपने स्वरूप को नष्ट न कर दे, अपने स्वरूप को नष्ट न कर दे। यही जो है यहाँ पर हिंदी भाषा की विशुद्धता है कि अपने स्वरूप को नष्ट न कर दे, उसका जो स्वरूप है वो नष्ट न हो। यही जो है भाषा की विशुद्धता है, ये मैच कर रही है उस क्वेश्चन से। तो यहाँ से उसका आंसर हो जाएगा, हमारी भाषा यानी हिंदी अपने स्वरूप को नष्ट न कर दे। अब एक बहुत ही आसान प्रश्न, हिंदी भाषा की किस विशेषता को दोष नहीं गुण माना गया है? तो चलिए दोष और गुण से संबंधित जो बात है उसको अंडरलाइन हम किए थे, दिखाते हैं आपको। और इस क्वेश्चन से मैचिंग हो रही है वो पंक्ति। ध्यान से देखिए, जो प्रश्न था उसके अनुसार तो क्या है, हिंदी जो है अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण कर लेती है और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की जो क्षमता है, इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। नहीं हुआ, दूसरे भाषाओं से जो शब्द ग्रहण करने की कैपेबिलिटी है और शब्द ग्रहण की जाती है हिंदी द्वारा, तो वो क्या है? वो हिंदी की दोष नहीं है बल्कि गुण है। तो यहाँ से जो है उत्तर आप छांट सकते हैं उसके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोनों तरीकों से आप गद्यांश को समझ गए हैं। विशेष जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, अब मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। चलिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।